विद्यार्थी फाइनल ईयर के हैं, कृपया हाथ उठाएं। बस इतना ही। फाइनल ईयर के विद्यार्थी, चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थी, तृतीय वर्ष के विद्यार्थी कितने हैं? हाँ, तृतीय वर्ष के विद्यार्थी, हाँ, द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी, द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी, प्रथम वर्ष के विद्यार्थी कितने हैं? क्योंकि क्या दो चीजें होती हैं कि हमें ABCD किसे सिखाना है और किसी सेंटेंस में किसे बात कर रही है, ये बहुत मायने रखता है। और दूसरा, एक चूंकि प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं तो उन्हें खास करके पता भी नहीं होगा अभी तक। तो दत्तम वृथा यदि क्षुदिते न पात्रे, दत्तम वृथा यदि क्षुदिते न पात्रे, प्रथम वर्ष के विद्यार्थी को मैं क्लिनिकल सिखाऊं तो मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा। एनीवे, आदरणीय हमारे छोटे भाई प्रोफेसर रामतीर्थ शर्मा जी, प्रोफेसर आशीष शर्मा जी, अलका बहन, गीता बहन, मुकेश सर और हमारे प्यारे विद्यार्थियों, एक अच्छा संयोग है जो 2 दिन के अवकाश की वजह से मुझे उज्जैन आने का अचानक एक अवसर प्राप्त हुआ और आप लोगों के सामने अभी जस्ट प्रातः काल से ही अभी तक हम मंगल धाम में ही मंगलनाथ मंदिर में थे, वहां पूजा पाठ चल रहा था। तो अब डायरेक्ट यहाँ आ रहे हैं आपके साथ में आपसे 2 बातें करने के लिए। तो हम शुरुआत फर्स्ट ईयर से करें या फिर थर्ड ईयर से करें? फर्स्ट ईयर से करें, एक्चुअली फर्स्ट ईयर से करें, क्योंकि फर्स्ट ईयर के ऐसे कम से कम 2-3 विद्यार्थी तो मिलेंगे कि जो 2 या 3 अटेम्प्ट या 4 अटेम्प्ट वाले विद्यार्थी हैं। नीट कोई है भैया? हाथ उठा के दिखाओ जरा। तो 2 या 3 अटेम्प्ट वाले जो नीट में आए हुए, उसके बाद, हाँ वेरी गुड। ऐसे तो ये देखो इतने सारे दिखाई पड़ रहे हैं मुझे। 2-3 अटेम्प्ट जब मैंने, देखो इधर बहुत सारे दिखाई पड़ रहे हैं, है कि नहीं? मैं मेरा पोडियम बहुत टाइम तक मेरे साथ नहीं झेल पाऊंगा, मैं कूदते रहता हूं, ऐसा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक्चुअल में बंद कर दूं क्या? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी ठीक है। ये जो नीट का अधिभार आपके ऊपर डाला जाता है कैरिकुलम में, उसके अंदर सिर्फ एक ही बातें ठूस ठूस के फेरी जाती हैं, पेरेंट के द्वारा भी, अपने सराउंडिंग्स फ्रेंड्स के द्वारा भी और टीचर्स के द्वारा भी। MBBS MBBS MBBS, नथिंग एल्स। फर्स्ट ईयर में एक बार नीट के बाद आपका क्लियर नहीं होता, आप फिर से प्रयास करते हो, फिर क्लियर नहीं होता, फिर से प्रयास करते हो। और यदि प्रेशर बढ़ जाता है साइकोलॉजिकली या पेरेंटल प्रेशर बढ़ता है, तो जिससे फीलिंग होती कि नहीं भैया जो मिल गया वो करूंगा मैं, आप आ गए BMS में। BMS में आने के बाद अभी तो 2 साल से थोड़ा ठीक है, यानी आप लोग सौभाग्यशाली हो कि आपको एक प्लिंथ बनाया जाता है कि बिल्डिंग ऊंची बनानी है तो उसके लिए 6 फीट 10 फीट 15 फीट इंजीनियर के हिसाब से पहले गड्ढा किया जाता है प्लिंथ बनाने के लिए, कि इमारत को हमें कितना ऊपर तक ले जाना है, किस लेवल पे। तो ये जो 15 दिन का यानी 90 घंटे का कैरिकुलम बना है NCISM से, उससे क्लियर हो जाता है बहुत सारे कि हमें BMS के पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ना है। और सिर्फ संस्कृत ही नहीं है, पूरा क्लिनिकल डायग्नोस्टिक अप्रोचेस है। आपको एनाटॉमी पढ़नी होती है, फिजियोलॉजी पढ़नी होती है, उसके सिवा आप कुछ कर नहीं सकते। डायग्नोसिस क्लियर करना होता है, साथ में सर्जरी, ये सब आपको बताया जाता है 15 दिन के अंदर। यानी आपका मनोबल एकदम स्ट्रांग हो जाता है कि हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, ये फैक्ट है, हम किसी से कम नहीं है। ये 15 दिन में काफी कुछ हमारे शिक्षक हमें मार्गदर्शन बता देते हैं। शुरुआत हमें संस्कृत को समझना आवश्यक है, क्योंकि हम किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करते हैं तो जब आप मूल की बात करते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे, आपने मैथ पढ़ा, A+B=, मुझे उतना नहीं पता, आगे नहीं बोल पाऊंगा मैथ के बारे में सर, टू बी फ्रैंक। तो कहने का मतलब यह है कि जो फार्मूले अपने 12वीं तक पढ़े हुए हैं, उसी तरह से हमारे फार्मूले हैं, सिद्धांत हैं, वो सिर्फ संस्कृत में दिए हुए, अक्षरशः दिए हुए हैं। यानी यदि हमने संस्कृत का नॉलेज एडॉप्ट किया, क्योंकि कोई भी बातें एक दिन से नहीं होती हैं, 6 महीने 1 साल आप अनवरत उसका अध्ययन करेंगे, रोज आधे घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा भी पाठ करते हैं। अभी तो यूट्यूब बाबा और गूगल बाबा बहुत कुछ सिखा देते हैं, क्लास के अलावा भी हमें समझ में आने लगता है। तो फिर क्या होगा कि उसको आप आत्मसात कर सकते हैं। यानी संस्कृत के श्लोक को धीरे धीरे एक एक
शब्द को उठाइए, उसका अन्वय आपके शिक्षक के द्वारा किया जाता है और उसके अर्थ में गोते लगाइए, धीरे धीरे बढ़ जाएगा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। लेकिन उसके अलावा आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, जिसमें 75% आप मॉडर्न साइंस पढ़ते हो, ये बहुत जरूरी है बेस तैयार करने के लिए। आयुर्वेद की चिकित्सा की पद्धति को जानकारी के लिए भी आपको आपके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यदि आपको पता होगा कि किडनी आपका मस्तक में होता है, नहीं चलेगा ना, किडनी मस्तक में पॉसिबल है? हाँ? नहीं नहीं नहीं, हार्ट पैर में होता है, तो ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए हमें आवश्यक है एनाटॉमी की जरूरत, इसलिए कि कहां पे है, कौन सी नाड़ी कहां पे प्रवाहित हो रही है, वो क्लियर होगा तब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो फर्स्ट ईयर का बेस है, आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ढंग से पढ़िए, उसके 4-4 घंटे रोज लग जाइए कम से कम, क्लास के अलावा। पॉइंट टू बी नोटेड, क्लास के अलावा 4-4 घंटे कम से कम फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, आयुर्वेद के साथ बेस को तैयार करने के लिए जरूरी है। फिर आपको आगे अपने आप मार्गदर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम आते हैं सेकेंड ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में आपने क्या पढ़ा? आप वात पित्त कफ पढ़ते हो, धातु पढ़ते हो, मल पढ़ते हो, फिर आप स्रोतस का ज्ञान प्राप्त करते हो, सार का ज्ञान प्राप्त करते हो। वो बेसिक चीजें बताई जाती है और वो आवश्यक है, उसके सिवा बिल्कुल कार्य नहीं होगा। अब आप सोचते होंगे कि प्राण वायु, व्यान वायु, उदान वायु, समान वायु, अपान वायु नाम डाला हुआ है, वो नाम इसलिए डाला हुआ है क्योंकि उसके आधार पर उसकी प्रकृति है, उसके आधार पर उसके कर्म बताए गए है कि नहीं? कुछ दिन तो हो गए होंगे लोग आकर के, सेकेंड ईयर के विद्यार्थी यहीं पे है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं आपको कि व्यानेन रस धातु ही विक्षेपोचित कर्मणः युगपत सर्वतो अजस्रम देहि विक्षिप्यते सदा। तो व्यानेन रस धातु ही, और वो रस धातु कहां से, रस धातु कहां आएगी? रस धातु यहां पहुंचेगी। क्यों? सा हृदया चतुर्विंशत्यः ऊर्ध्वगः दश अधोगतश्च चतुस्रात्रेज्ञः शरीरम आहारः तर्पयति धारयति यापयति अदृष्टहेतु कर्मणाः, ऐसा बताया गया। तो इसका मतलब ये जो सारे श्लोकास के अंदर सूत्र दिए हुए हैं, उसी सूत्रों का आपको हिंदी में अनुवाद करते हुए, आपको इंग्लिश में अनुवाद करते हुए, अक्षरशः मॉडर्न के साथ में आप उसको कोरिलेट कीजिए, जिससे आपको जानकारी हो कि आपका लिम्फेटिक सिस्टम्स क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम्स क्या है, नर्वस सिस्टम्स क्या है। तो उसे आप कोरिलेट कीजिए। थोड़ा करते करते आपको उन सारे पदार्थों का ज्ञान होगा। कैसे? अन्नम आदान कर्मः तु प्राणः कोष्ठम प्रकर्षति, ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। अन्न जो है आदान कर्म, लेने का काम किया जाता है। प्राणः कोष्ठम प्रकर्षति, प्राणवायु के द्वारा कोष्ठ में लाया गया। तत्र वही विन्न संघातम, वहां पे द्रव होगा, है कि नहीं? द्रव के साथ में यानी आपके एंजाइम्स के साथ में मिलकर के भिन्न संघातम, डिफरेंट टुकड़ों टुकड़े बांटा जाता है। उसको आप क्या कहते हो? बोलस निर्माण होता है, जिसे आप काइल कहते हो। इज इट क्लियर? तो वो चीजें फिर समानों ने होता अग्निहोदने आपोनेन्तु पचत्यन्नम बिल्दुसार्गिकम, ये क्लियर किया उन्होंने। तो ये कॉन्सेप्ट जो आयुर्वेद के है, उसी आयुर्वेद को मॉडर्न में आप लाएंगे, पिरोएंगे, तब आपको उसके साथ यानी उसका जो डाइजेशन सिस्टम है कोरिलेट कर सकोगे। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा जो सिद्धांत है, बेसिक प्रिंसिपल जो है, वह कार्य करता है। क्रियाकाल की बात करेंगे, है कि नहीं? संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान, है कि नहीं? और व्यक्ति भेदम चयो व्यक्ति दोषांश बहुत सकते। तो संचय क्रिया, संचय की बात आप करते हैं, उसमें क्या होता है कि संचय एक्युमुलेशन होता है। लेकिन हमें उसका वो एक्युमुलेशन को जानने की अवस्था, वात का एक्युमुलेशन हुआ, संचय हुआ तो कौन कौन से लक्षण दिखाई दिए, पित्त का हुआ तो क्या दिखाई दिए, कफ का हुआ तो क्या दिखाई दिए। उन लक्षणों को यदि आपने संचय काल में ही खत्म कर दिया तो क्या होगा? वो आगे बढ़ने ले जाते हैं। क्यों? संचये अप्रदा दोषाः लभन्ते न उत्तरागतिः ते तु उत्तराशु भवति गतिषु बलवत्तराः। क्योंकि यदि आपने संचय काल में ही उन दोषों का अपहरण नहीं किया, इवैक्यूएट नहीं किया उसको, तो वह क्या होगा? बढ़ जाएगा, आगे की तरफ बढ़ जाएगा। क्योंकि ध्यायतो विषान पुंसा संगाते शुभ जायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये षट क्रियाकाल जो मैं वहां अपने आयुर्वेद शास्त्र में कह रहा हूं, वही षट क्रियाकाल की ये अवस्थाएं कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है। शुरुआत जो है संचय, संचय अपदा दोषा, संचय काल में उसको नाश कर दीजिए। पानी भरा हुआ है खेत के अंदर, आपने क्या किया? काट दिया, पेड़ को कट कर दिया, बाहर निकल गया। इधर इवैक्यूएट कर लिया, बाहर निकल गया। सिस्टम दोनों है,
एक तो आपने कट किया तो बाहर निकला, एक आपने क्या किया, बहुत ज्यादा उसके ऊपर हवा निर्माण कर दिया तो वह शोषित कर लिया गया, एक आपने अग्नि कर दिया तो शोषित हो गया। सिस्टम्स अलग अलग है आपको, तो उन्हीं चीजों को इसीलिए आप पंचकर्मा में जाते हो। यानी कोई भी व्याधि जब उत्पन्न हो जाती है तो आप करते क्या हो, शोधन किया जाता है। शोधन क्यों किया जाता है? यस, डस्ट रहेगा तो डस्ट के ऊपर आप कितना भी परफ्यूम मारोगे, कितना भी चेहरा देखना चाहो, दिखेगा क्या आपको? नहीं दिखेगा। तो क्या करोगे आप? क्लीन करोगे। उसी तरह से यदि व्याधि उत्पन्न हो गई तो आप उसको इवैक्यूएट करोगे, उसको शोधन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? शोधन कहते हैं। लेकिन उसके पहले की अवस्था, हमारा जो आयुर्वेद सिद्धांत कार्य करता है चरक का, क्या? स्वस्थस्य आतुरस्य, ये कौन कहता है? फिजिशियन कहता है। कौन कहता है? फिजिशियन कहता है। सर्जन क्या कहता है? व्याधि, कोई बताएगा? व्याधि सृष्टानाम व्याधि परमोक्षम, बाद में कहता है स्वस्थ संरक्षण। पहले जो व्याधि उत्पन्न हुई है, यानी आपका ट्रॉमा हो गया, जख्म निर्माण हो गया है, तो पहले बंद करो ना उसको, है कि नहीं? पहले बंद करो उसको। और यदि जो ट्रॉमा नहीं हुआ है तो ये हो गया सर्जन का काम हो गया। और आज हमारा एनसीआईएसएम का जो कैरिकुलम है, एक बेस्ट सर्जन भी निर्माण कर रहा है। आप बीएमएस करने के बाद आपको कम से कम क्या होता है? एमएस आप ईएनटी, एमएस लेरिकोरेनोस्कोपी, एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी, एमएस जनरल सर्जरी, एमएस रेडियोलॉजी, एमएस रेनोरेक्टल सर्जरी, ठीक है कि नहीं? ये सब चीजों में आप जाकर के एमएस करते हो और आपके पास उतने ही कैरिकुलम, यानी 58 से 70 जो आपके सर्जरी के नियम बताए गए हैं, वो सारी सर्जरी आप पार कर सकते हो, आप उसके अंडर में रहते हुए। सेम चीजें हैं। आप एमडी कर रहे हो तो एमडी के बाद भी अभी जो नया स्कोप आ रहा है, जैसे कि डीएम और एमसीएच होता है उनका एमबीबीएस के बाद, एमडी करने के बाद। हमारे यहाँ भी हम शुरू में, जब तक आप निकलोगे बाहर तब तक हम डीएम और एमसीएच निकाल चुके होंगे, हमारा कार्यक्रम चालू हो गया उसके लिए। तो ये छोटी छोटी बातें रही। दूसरी बात, यदि आप बीएमएस करके बाहर निकलते हो, मैं थोड़ा क्लिनिकल बात करता हूं थोड़ा जाने के बाद, कि बीएमएस निकलने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अंधकार में हो गया आपका जीवन। बिल्कुल अंधकार में नहीं हुआ। अपने आप को इतना फैलाओ, एक नियम उसका भी है, दिखाओगे तो दिखोगे, क्या दिखोगे तो बिकोगे, दिखोगे तो बिकोगे। और वो डिपेंड करता है आप, मैं रखूं इसको, थोड़ा नहीं जम रहा है, मैं वैसे ही घुटूं तो तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक आप खुद को नहीं दिखाओगे, और दिखाओगे कब? जब आपके अंदर कैलिबर होगा, उस कैलिबर को ही आप प्रोड्यूस कर सकते हो, तो आपके अंदर दिखाने की प्रवृत्ति होती है। अदरवाइज आज जो पीछे बैठे बैक बेंचर है, ये 6 साल के बाद इस इलाके के अच्छे चिकित्सक माने जाएंगे। क्यों? उनको पता है 20 दवाइयां, एंजॉय द लाइफ। 20 दवाइयां खाली आपकी जीपी के लिए बहुत काफी है, मजे करो, कोई दिक्कत नहीं, तो उनके लिए हो गया। लेकिन हमें आपको 3 तरह से सोचना है। बीइंग एकेडमिशियन, आपको रिसर्चर होना है, या आपको किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जा करके, ठीक है, काम करना है। क्योंकि अभी तो आजकल एंटरप्रेन्योरशिप भी चल रही है, आप उस कार्य पे जा सकते हो। तो एक अच्छा माहौल है, एनआरएचएम के थ्रू जा सकते हो, आप चल रहा है। फिर आप किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में कर सकते हो, मेडिकल ऑफिसर पोस्ट है इस समय। अभी रिसेंटली बीएमएस के बाद आपका इसमें रक्षा मंत्रालय में भी ले रहे हैं, आपको रेलवे में ले रहे हैं, हर जगह अप्रोचिंग लाइन उतनी ही चल रही है। फर्क इतना ही पड़ता है कि अभी जो इस साल से नियम उत्पन्न हुआ है कि आपको नेक्स्ट करके एग्जिट एग्जाम देने होंगे, जो पहले नहीं हुआ करते थे। बट उस एग्जिट एग्जाम को भी डरने की जरूरत नहीं है, आपका प्लिंथ अच्छा है तो सब सही होता है, ठीक है। मैं फिर अंदर आता हूं, बाहर चला जा रहा हूं, फिर अंदर आता हूं। चरक थोड़ी सी बात कि चरक ने जो सूत्र स्थान बताया है, वैसे तो चरकस्तु चिकित्सते कहा गया है, लेकिन शुरुआत जो है सूत्र, क्योंकि तंत्र सस्य शिरा शुभम, श्लोक स्थानम शब्द दिया दो, श्लोक स्थानम समुदिष्टम तंत्र सस्य शिरा शुभम। क्यों शिरा शुभम? क्यों शिर क्या है? उत्तमांग है। यस्य उत्तमांगम अंगम शिरा तद अभिधीयते। ये हमारे लिए है, पुरुष के लिए है, लेकिन वृक्षों के लिए नहीं है। ये हमारा ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम है, उनका अधोमूलम मूर्ध शाखम बताया गया उनको। वृक्षों में आप नीचे पानी देते हो, पत्ते में पानी देने से वृक्ष पल्लवित और पुष्पित नहीं होते, वहां आपको जड़ में पानी देना पड़ेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे जो पुरुष होता है, इसके शर में पानी देना चाहिए रोज। क्या होना चाहिए? सिरोभ्यंग, कर्णभ्यंग बताया गया है। इसका रीजन है जिससे आपके मस्तिष्क की सारी तंत्रिकाएं आपको बराबर पोषित होते रहे, कार्य करते हो। तो अब बात आती है यहाँ पे चतुष्क, उन्होंने सप्त चतुष्कों में निर्माण किया। चतुष्क के अंतर्गत भी पहले उन्होंने भेषज चतुष्क की परिकल्पना बताई। क्यों?
कोई बता सकता है? सेकंड ईयर का विद्यार्थी। भेषज चतुष्क पहले कहा गया, बाद में स्वस्थ चतुष्क कहा गया, जबकि ये कहते हैं कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम चा। एनीबॉडी? हाँ बोलो बेटा। सर वो बताना चाहते थे कि हमारे पास बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल है जिनसे हम ट्रीट कर सकते हैं। क्या बात है, वेरी गुड, ऐसा माना जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली क्या है, भेषज जो है, भेषज चतुष्क के अंदर दीर्घजीविती अध्याय बताया गया, अपामर्तन अध्याय बताया गया, आरभ्यति अध्याय बताया गया, और बाद में षड विरेचन शताच्युति अध्याय बताया गया। समझे कि नहीं? यानी कुल मिलाकर के जो 600 हब्स बताए गए हैं, बैठिए, बहुत अच्छे, जो 600 हब्स बताए गए हैं वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बताए गए। क्यों? वो 50 महाकषायी क्यों? उसके पहले उन्होंने जो आरोग्यति बताया, अपामर कुंडली बताया गया। अपामर कुंडली क्या हुआ? अंतः परिमार्जन, है कि नहीं, और बही परिमार्जन, दोनों मिलाकर के वो बही परिमार्जन, इस तरह से बताया। अब पढ़ना कैसे? पढ़ने के लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप चूंकि जब सेकंड ईयर में पहुंचते हो तो आपके पास 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं, संहिता अध्ययन 2 और द्रव्य गुण, इंडियन फार्माकोपिया, है कि नहीं। बहुत सारे ड्रग्स दिखेंगे, इतने एकदम यहाँ वहां, या तो आप उसको सिस्टम वाइज पढ़ोगे या कैसे करोगे। दूसरा सिस्टम क्या है याद करने का तरीका? बहुत इजी है। आपकी 600 द्रव्यों को उठाइए, उसके अंदर मधुर शीत मधुर निकालिए, मधुर रसात्मक, शीतवीर्यात्मक और मधुर विपाक, है कि नहीं। फिर क्या करोगे आप? मधुर अम्ल शीत मधुर लीजिए, मधुर अम्ल लवण शीत मधुर लीजिए, मधुर अम्ल लवण तिक्त शीत मधुर लीजिए। ऐसे पहले रसों को एक साइड से लीजिए, फिर उल्टा कर लीजिए, और आप अकारांत क्रम से जो है उन द्रव्यों को इकट्ठा कीजिए। बहुत इजी होता है पढ़ने के लिए, क्योंकि उसके लिए आपको क्या करना होगा? रस के सारे कर्म को याद करने चाहिए, है कि नहीं। मधुरम लिम्पति गात्राणी, अम्लाक्षारिते मुखम, ये जो छोटे छोटे वर्ड्स है ऐसे याद करते रहेंगे तो आपको आसान हो जाता है। कोटिंग उत्पन्न करता है मधुर, है कि नहीं। तो वो चीजें क्लियर होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे संबंधित इंस्ट्रम को याद कीजिए और उसके साथ द्रव्यों को लीजिए, तो ये क्लियर आस्पेक्ट क्लियर करता है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा भेषज चतुष्क की बात। उसके बाद उन्होंने स्वस्थ चतुष्क की परिकल्पना की है। क्यों? स्वस्थ चतुष्क के अंदर पहले ही उन्होंने मात्रा शीति अध्याय बताया, मात्रा शिष्यात, आहार मात्रा पुनः बलक अग्निबला प्रेक्षणी। लेकिन आहार मात्रा भी कैसे दिया कि पथ्यम च अन्नम न जीरत। क्यों? यदि आप लघु अन्न भी करते हो, लघु अन्न और अल्प मात्रा में करते हो, पथ्य भी करते हो, बट फिर भी ये आपको डाइजेस्ट नहीं होता। ये बहुत बड़ा फैक्टर बता रहा हूं आपको। सिद्धांत क्या है? आप डाइट दे दीजिए लोगों को, पता चलता है उसके बाद भी आराम नहीं हो रहा पेशेंट को। वाइट इज सो। चिंता शोक भय क्रोध दुख शय्या पर जाग रही, मात्रे अपि अभ्योर्तम पथ्यम च अन्नम न जीरयति, चिंता शोक भय क्रोध दुख शय्या पर जाग रही। ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और विहारात्मक फैक्टर्स हैं, खास करके कौन कौन से हुए? चिंता शोक भय क्रोध दुख, ये 5 फैक्टर्स। और फिर मैंने विहारात्मक बताया 2, शय्या और जागरण, लग्जरियस लाइफस्टाइल और रात्रि जागरण। इसकी वजह से मात्रा पूर्वक आहार भी, लघु आहार भी लिया हुआ वह जीर्ण नहीं होता है, ना जीर्यति। तो ना जीर्यत दोषान क्या करेगा? वो जो जीर्ण नहीं, जरण नहीं करेगा वह दोष को उत्पन्न करेगा। तो पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति का लाइफ स्टाइल क्या है। आप उसके अंदर घुसिए, उसको काउंसलिंग कीजिए कि रात को 2 बजे सो रहा है, आप कैसा भी औषधि दो कितना काम करेगा? क्योंकि पथ्य क्षति पदार्थस्य किम औषधि सेवनी है और पथ्य अशति पदार्थस्य किम औषधि सेवनी। द पर्सन हु इज नॉट फॉलोइंग प्रॉपर डाइट, व्हाट इज द नीड ऑफ द मेडिसिन? और पर्सन हु इज फॉलोइंग द प्रॉपर डाइट, देयर इज नो नीड ऑफ द मेडिसिन। क्लियर कट कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से हमें यह सोचना है कि पहले तो आपका पूरा डाइट ऊपर डिपेंड करना चाहिए। डाइट से उसको क्लियर कीजिए। अग्नि ही मेन है। अग्नि को आपने ठीक किया कि सारी बीमारियां जो होती उससे निपट के आती है पहले। तो अग्नि क्या करोगे आप? सीधे सीधे 1 हफ्ते तक बाकायदे उसको दीपन और पाचन औषधि दीजिए, उसको बाकायदे पथ्य करिए और उसके बाद आप शुरुआत कीजिए। यदि आपको लगता है कि शोधन करना है, शोधन कराइए दोषों के अनुसार, और बाद में फिर क्या करेंगे आप? शमन औषधि दीजिए। और उसमें भी शमन औषधि के अंतर्गत भी आप मात्राओं का जो उपयोग करते हैं उसमें विशेष ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि वैसे चेतावनी में लिखा है, आचार्य चरक ने लिखा है, हमें उतनी ही मात्रा देनी है, ऐसा नहीं है। वो जो मात्राएं हैं, वो जो औषधियां हैं, वह अल्प बुद्धि वालों के लिए है। जगह जगह चरक ने इस शब्द को क्लियर किया है कि ये जो है अल्प बुद्धि वालों के लिए है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है उन्हीं योगों में से दूसरे योग बनाए,
सार से, वय से, अवस्था से, काल से, ये जो आपके परीक्षा के विधि बताए गए हैं, उन परीक्ष भावों को ध्यान में रखते हुए आप उन औषधियों का प्रयोग करेंगे, तब निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। अदरवाइज अर्थ विद्या यशो हानि ही उपक्रोश संग्रह प्राप्त अन्यतम वैद्यो वर्णम अनिक्षति, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये कब होगा? अदरवाइज क्या होगा? ये तो चरक जी कहते हैं। सुश्रुत जी क्या कहते हैं? यथा खरस चंदन भारवाही भारेश्वत करत चंदनस्य, समझे कि नहीं? जैसे गधा होता है, उसको चंदन क्या और ईटा क्या, उसको कुछ लेना देना नहीं, क्या बता, वो सिर्फ लेते जाता है। तथैयु अधीन शास्त्राणि बहूनि। तो उस प्रकार से बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी यदि आप खरवत बांधने वाली स्थिति आती है, ऐसा नहीं करना है। आपका बुद्धि बल इतना प्रखर होना चाहिए कि हर व्यक्ति, आप तो पहले समझो कि वात्सल्यवत ट्रीटमेंट करना चाहिए, लेकिन उसको बच्चा नहीं समझना चाहिए। बच्चा समझो नहीं, खुद के बच्चे को आपने स्टिचिंग लगानी हो तो आपका हाथ कांपता है। ट्रीटमेंट वात्सल्यवत का मतलब हुआ कि आप उसको सोच समझ करके काम करें, यानी किस व्यक्ति के किस प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उसको कितनी मात्रा देनी है, तो किसका वेट कितना कम है, किसका ज्यादा है, ये तो एक बात हो गई। लेकिन सोरस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सोरस जो है यह ज्यादा ही काम करता है। लेकिन सोरस की मात्रा बताइए। बाबा रामदेव जी ने क्या कहा? लौकी का जूस पियो, करेले का जूस पियो। ले मारे ग्लास दो ग्लास जूस पीते चले जा रहे हैं, पता क्या चला? हाइपरसिडिटी हो रही है, आयुर्वेद को बदनाम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। सोरस की मात्रा ही बताई 30 to 40 ml, और वो किसके लिए बताई गई है? जो कि समदोषा समाग्निष्ठ समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थित उनके लिए बताई गई है। वो प्रॉपर मात्रा बताई उन्होंने। जिसकी अग्नि मंद है उसको आप क्या करोगे? उसको यदि आप 40 ml देते हो, उसकी अग्नि बढ़ेगी नहीं। कैसे? यथा अणु अग्नि तड़को में आदि संदुक्षमाणो भौतिक क्रमेण, वहां आप जाओ, कॉन्सेप्ट में जाइए कि छोटा सा यदि जो है घास फूस रखा हुआ है, उसको आपने अग्नि दे दी, क्या हुआ? बढ़ गया फटाक से। लेकिन गट्ठा डाल दिया तो, भूसे का गट्ठा डाल दो, क्या होगा? अग्नि बुझ जाएगी, पानी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। बराबर कि नहीं? तो हमें क्या करना है कि यदि मंदाग्नि है, वहां आपको 40 मात्रा नहीं देनी है। वह आप क्या करोगे? शुरुआत करो पादंशिक क्रम से। किससे? पादंशिक क्रम से। 10 ml दिया, 15 ml दिया, 20 ml दिया, 30 ml दिया, अग्नि प्रवृत्त हो गई, 40 ml दिया, आपकी औषधि कार्य करेगी। उसके पहले शोधन की व्यवस्था कीजिए। क्यों शोधन करना चाहिए? क्योंकि जो खा वैगुण्य होता है वहां पे तकलीफ होती है, वहां पे व्याधियां निवृत्ति होती है। उस खा वैगुण्य को अंदर जो दोष भले उनको बाहर निकालने के लिए करना क्या होगा? स्नेहन और स्वेदन करना पड़ेगा। स्नेहन और स्वेदन करना पड़ेगा। जो रुक्षता है वह स्नेहन से जाएगी, और जब स्नेहन हो गया, परिणाम क्या हो रहा है? सारे दोष वहां पे प्लवन कर रहे हैं, अनुप्रवण भावाच्य, वो प्रवण कर रहे हैं, तैर रहे हैं, वो निकलने के लिए उद्धृत हो रहे हैं, लेकिन हम निकाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए स्वेदन देना चाहिए। स्वेदन करेंगे तो वह अपने अपने जो जहां पे घुसे हुए हैं उनको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद क्या करोगे? अग्नि और वायु और आकाश रसात्मक द्रव्य जो होते हैं, उन जो महाभूत द्रव्य होते हैं, उनको दीजिए। क्या होगा? ऊर्ध्वमार्ग से बाहर निकालेंगे। भूमि और जल महाभूत द्रव्य अधोमार्ग से बाहर निकाल देंगे। यानी वमन की चिकित्सा और विरेचन की चिकित्सा के लिए आपने जो महाभूतात्मक औषधियों का प्रयोग किया, वहां भी आपको ध्यान देना होगा। जरूरी नहीं कि मदन फल सबको दिया जाए, जरूरी नहीं कि त्रिवृत सबको दिया जाए, दंती सबको दिया जाए, ये आवश्यक नहीं है। ये डिपेंड करता है व्याधि बल के ऊपर, रोग बल के ऊपर, रोगी के बल के ऊपर, अवस्था के ऊपर। वह रोगी कौन से दोष में उत्पन्न हुआ है, वह व्याधि कौन से देश में उत्पन्न हुआ है, दोनों में सामंजस्य को ध्यान में रखते हुए आपने उस औषधियों का चयन करना चाहिए। तब जाकर के आपको चिकित्सा में यश प्राप्त हो सकता है। एक ही औषधि 10 जगह आप नहीं यूज कर सकते। त्रिफला किसी को रुक्ष बनाती है, किसी को स्निग्ध बनाती है, किसी को क्लिन्न करती है। क्लिन्न शब्द यूज करता हूं। तो वो डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार की प्रकृति का और कौन सी अवस्था वाले व्यक्ति का उपयोग किन व्याधि में कर रहे हो। एग्जाम्पल, आप खाते हो च्यवनप्राश डाल दिया, कितना 100 आंवला डाल दिया। क्या आपने कभी सोचा कि वो पका हुआ आंवला औषधया फलपाकांता है, पका हुआ आंवला, उसका वीर्य, उसका रस, उसका विपाक, कच्चे आंवले का रस का वीर्य विपाक क्या समान होगा? यदि ऐसा हो तो पहली क्लास के विद्यार्थी का और 10वीं क्लास के विद्यार्थी को देख लीजिए, दोनों ही विद्यार्थी कहलाते हैं। फर्क है, दोनों के गुणधर्मों में फर्क है।
तो ये हमें सोचना होगा, यानी कोशिश कीजिए कि यदि आप एकल द्रव्य की चिकित्सा में जाते हो या यदि आपकी खुद की फार्मेसी होती है वहां, कि वह स्टैंडर्ड ड्रग्स का जो अभी शुरुआत हो रहा है, धीरे धीरे नॉर्म्स हो रहा है, उनके तुलनात्मक संगठनों के आधार पर यदि आप औषधियों का चयन करते हो तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। ये बहुत आवश्यक है। आप पढ़ते हो कि बकरी का दूध लघु है ना, भैंस का दूध स्वप्नजन्य नाम, महिष क्षीरम स्वप्नजन्य नाम, गोप क्षीरम जीवनीय नाम, और अजग क्षीरम लघु यक्ष्मा है ना, उसको नष्ट करने वाला। लेकिन क्या आप रात भर सोया हुआ बकरी, सोई हुई, नॉट सोया हुआ, सोया हुआ तो क्या हुआ, बकरा, तो बकरी जो है उसका दूध आप सुबह निकालते हो, वह क्या होगा, वो भी लघु होगा क्या, नहीं, वो गुरु होगा। कब, जब वो चरने जाती है बाहर, दोपहर का दूध निकाला हुआ ये लघु होता है। सुबह चूंकि रात भर उसकी सारी इंद्रियां में तो मंद हो रही है, तो वह अपेक्षाकृत गुरु होता है। यानी आपको लघु दूध चाहिए, दोपहर का लीजिए, शाम का और बढ़िया लीजिए, लघु रहेगा। तो ये आपके वैदिक के जो खुद की क्षमता है, तार्किकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, वही आपको एक अच्छा चिकित्सक बना सकता है। तो ये सारे मंत्र बता रहा हूं आपको। उसी प्रकार से औषधियों का चयन भी इसी करना, जो कम से कम औषधि यदि आप देते हो उसके अंतर्गत आपकी जो मानसिक चिकित्सा, जिसे सांत्वना चिकित्सा कहते हैं, काउंसलिंग क्षमता यदि आपकी अच्छी है, पेशेंट आधा आपके कहा ओपीडी में आने के बाद ही ठीक होने लगता है। हमारे रामधीरज सर, कुछ नहीं कर रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। मैंने देखा, इनके सारे भावों को देखा है, बाहर हम काफी बार मिल चुके हैं, कि व्यक्ति वैसे ही प्रसन्नचित हो जाता है। प्रसन्नचित मुद्रा किसी भी व्यक्ति के जो रोगी अवस्था होती है उसके केमिकल इम्बैलेंसेस को सुचारू रूप से, जो डीरेल हुई गाड़ी रहती है उसको वापस पटरी पे लाने का एक अच्छा साधन है काउंसलिंग करना। यदि आपने वो कर दिया, पेशेंट को 4 लोग उठा के भी लाए, बोले काहे नहीं, कुछ नहीं होता है, कोई टेंशन मत ले, अंदर चल, कोई टेंशन नहीं। बता रहा हूं मेरी प्रैक्टिस की स्थिति, मैंने 13 साल प्रैक्टिस किया है, उसके बाद मैं एकेडमी में घुसा, 13 ईयर्स ऑफ द प्रैक्टिस। तो मैंने जितने पेशेंट देखे, यदि आप बीइंग अ संहिता पेशेंट, आप ऑलराउंडर रहते हो, सारी चीजें आपकी उंगलियों में रहती है, दिमाग में रहता है, क्योंकि यह पुस्तकें अस्ति मस्तके नास्ति की सकी बर्तवस्ती, इसलिए जो पुस्तक में आपके मस्तक में भी होना चाहिए और उसको अप्लाइड करने आना चाहिए अपने। क्या करोगे सर, कितना इंटेक आपका, 100 या 150 कितना है, सॉरी इंटेक कैपेसिटी कितना है, 75 विद्यार्थी रोज सुबह सुबह यदि एक दूसरे के पल्स को देखें, ठीक है, यानी एक विद्यार्थी 75 के पल्स को रोज देख रहा है। कुछ न करो आप बेटा, बहुत छोटी बात है, शाम को एक खुद लिख के रखो आपकी डायरी में, आपने शाम को क्या खाया था, शाम को आपने क्या खाया था, या आपने नाश्ते में क्या खाया, शाम को खाया और सुबह नाश्ते नहीं किया, आपकी नाड़ी कैसी चल रही है, आपने आपके सोने का टाइम आपने नोट करके रखिए, एक दूसरे विद्यार्थियों में शेयर कीजिए। धीरे धीरे वो आप यहीं पे एक दूसरे के साथ नाड़ी देखते देखते नाड़ी के चिकित्सक बन जाओगे। कोई आपको चैलेंज ही नहीं कर सकता। कद्दू खाया, कैसी नाड़ी चलेगी, क्यों, कद्दू क्या है, पृथ्वी और जलीय प्रधान है, उसकी नाड़ी कैसी रहेगी, भारी रहेगी। लौकी खाया, करेला खाए तो नाड़ी, आपने रात तक जागरण किया तो क्या होगा, नाड़ी है कि नहीं, खूब सोए 10 घंटा तो नाड़ी, इज इट क्लियर। आपने पूरा बिलाही अन्न खा लिया, रबड़ी और सब मिक्स करके खा लिया, क्या होगा, नाड़ी। तो डिपेंड, ये सारी चीजें जो गुण है ये आपने आपस में मिलकर सीख सकते हो, ओपीडी की आवश्यकता भी आपको नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे जैसे जैसे आप टेक्निकल होते हो, यानी आप व्याधियों के अप्रोचेस देखते हो, जैसे पक्षाघाती विरेचन दे दिया, क्यों इवैक्यूएट कर दिया, तो बहुत सारी चीजें अपनी स्थान पे आ जाती हैं। तो आपको उस आधार पे कार्य करने होंगे। डायबिटीज, मेरी अभी 11वीं किताब आई है 19 तारीख को, डायबिटीज के ऊपर, सर मेरी 11th बुक। आयुष मंत्रालय मतलब मुंबई में प्रोग्राम हुआ था, तो वहां उन्होंने निकाला, और मैं आपको बता दूं मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। 51 हर्बल ड्रग्स, 51 सिंगल हर्बल ड्रग्स, बाकायदा डिटेल में विथ मॉडर्न और केमिकल क्या क्या है वो सब देते हुए, फिर 69 योग कंपाउंड, 69 योग कंपाउंड, उसके बाकायदा डिस्क्रिप्टिव चीजें, उसके बाद 10 पेज के अंदर मैंने योग और प्राणायाम को डाला हुआ है, फिर उसके बाद रसायन क्या है, पथ्य और अपथ्य क्या है, वो करते हुए खत्म कर दिया है। इतना काफी है उसको करने के लिए। अब डिपेंड करता है आपकी बुद्धि, आप कितना यूज करते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मामूली बातें,
एकदम पेशेंट ठीक ठाक है, कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल खा पी रहा है, अचानक उसका व्यापार में 20 लाख का घाटा हो गया। वो 20 लाख का घाटा, चिंता और उद्वेग, क्या दो शब्द, स्ट्रेस और एंजाइटी, चिंता और उद्वेग, उसने उसके इंसुलिन लेवल को बिगाड़ के रख दिया और विद इन 1 to 2 मंथ उसका इंसुलिन लेवल ऊपर जाए। ये इस पे रिसर्च की बात है, ये हमें करना चाहिए, डाटा कलेक्शंस करने चाहिए। दूसरा मैंने और भी देखा हुआ, एकदम मस्त, कहते हैं ना आस्यासुगम सुप्रस्कम दक्षिण ग्राम्य का अनुग्रहापयांसी, सब ठीक है। उसके बाद भी यदि आप इतना खाने के बाद भी यदि आपकी अग्नि फिट है, कुछ नहीं होता है, अग्नि फिट रही है, क्यों? अग्नि की वजह से ही सारी पद्मास्या शुरू होती हैं, चाहे वो मानसिक अग्नि हो, यानी कौन सा मानसिक अग्नि, कौन सी? साधक पित्त। साधक पित्त गड़बड़ हुआ शरीर के अंदर तो आपके अंदर खलबली दिमागी रूप से शुरू हो जाती है, उसको सही करो। नेक्स्ट मंथ में साधक पित्त की जरूरत पड़ेगी, 14 फरवरी की बच्चों, 14 फरवरी साधक पित्त। हाँ, तो ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, उसको आप मेंटल साधकम मृदता पित्तम, फिर क्या साधकम साधनम अभिप्रत्याश साधना, तो ये सब बताई गई है, गलत कुछ भी नहीं है। वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, समझ में आ रही बातें? तो आपका एकल द्रव्य चिकित्सा योग के अंदर भी मात्रा का प्रयोग खास करके ध्यान रखते हुए आपको कहां शोधन करना है, कहां शमन करना है, कहां अग्नि बढ़ाना है, कहां अग्नि घटाना है। क्यों? वृद्धा ह्रासितव्या, क्षीणा वर्धितव्या, समाह परिपाल्या। जो बढ़ा हुआ है उसको कम कीजिए, जो घटा हुआ उसको बढ़ाइए, और जो फिट है उसको मेंटेन कीजिए। तो अभी आपका समय मेंटेन करने वाला है। इसमें 80% ऐसे विद्यार्थी सब प्रखर विद्वान के हैं, ये सारे प्रखर विद्वान हैं, इसको मेंटेन करते हैं तो आने वाले समय में कल का ये बहुत बड़ा दिखा सकते हैं, दीपक दिखा सकते हैं आयुर्वेद के लिए। उसको मेंटेन कीजिए। मेंटेन करने के लिए आपको कहते हैं ना, शीर्ष पे बने रहने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है। मेरे यूजी में मैंने 18 से 19 घंटा बाकायदा डायरी मेंटेन करने स्टडी की हुई है, 18 से 19 घंटा बाकायदा लिखते हुए मेंटेन की हुई है। सर ये रीजन था, दैट्स व्हाई आई वाज टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। उस जमाने की बात कर रहा हूं। जब आपके दिमाग में वो संस्कृत के श्लोकों के साथ साथ में अभी हचिंसन आ रहा है, पीजे मेहता का डायग्नोसिस आप पढ़ोगे, साथ में थर्ड ईयर में जाते हो तो आप डेविडसन के साथ, हरिशन के साथ में देखो, डेविडसन के सारे सिम्टम्स एंड साइंस, आपके चिड़क चिकित्सा के जितने भी लक्षण आप देखते हो सब मिलते हैं। आप लेके बैठो तो सही, आशीष सर है, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वैसे देख लेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं ना जो आप समझ सकते हो, सर ये बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से मैं आपको सिद्धांत इतना ही करना चाहूंगा कि आप मूल श्लोकों के थ्रू आप जाइए, लेकिन आपकी बुद्धि के अनुसार, खास करके चिकित्सक को ध्यान क्या रखना चाहिए कि रोगी की स्थिति क्या है। जरूरी नहीं है कि रोगी के यदि आय महीने की 3,000 है तो आप उसे रसकल्प दो, आप उसे स्वर्णकल्प दो, कहां से औषधि लेगा आपका वो? ध्यान समझ में आ रही बात? स्वर्णकल्प के बराबर कौन सी औषधि कार्य कर सकती है हर्बल में, कौन सा इकोनॉमिक है, ये आपने ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तब एक आप अच्छे चिकित्सक हो गए, पेशेंट की भी भीड़ रहेगी। चलो साहब के पास वहां तो लाइन लगी रहती है, उसका रीजन यही है, ठीक है। तो इकोनॉमिक को ध्यान में रखते हुए आपको कार्य करना होगा। रोगी कैसा है उसको उसके ढंग से आप काउंसलिंग कीजिए, वो क्षमता आपके अंदर आनी चाहिए, फिर कोई समस्या नहीं आती है। तो मैं इतना ही संकल्प बताऊंगा, आपको करने के लिए कहूंगा कि आप आने वाले समय में एक अच्छा चिकित्सक, एक अच्छा एकेडमिशियन, एक अच्छा रिसर्चर बनो और भारत को ऐसे ही समृद्ध करो। मैं ज्यादा ना बोलते हुए मेरे शब्दों को ये विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।